वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो सब डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शंस। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक। और आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैंने चैनल एनालिटिक्स से ऑब्ज़र्व किया है कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो मेरे चैनल के वीडियोस देखते हैं वो चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं होते। आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगता है या फिर यूज़फुल होता है आपके लिए, तो फिर आप ये सब वीडियोस अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स उन लोग के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मुझे भी और भी एनकरेजमेंट मिले अच्छा कंटेंट्स लाने के लिए। एंड आई विल मेक श्योर कि इस चैनल के वीडियोस के कंटेंट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एक्चुअली? सो क्वांटम नंबर्स इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स जो कि हम लोग को एक आइडिया देता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटॉम में कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का एक एड्रेस है, वहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि हम लोग का हाउस नंबर या फिर लेन नंबर या फिर रोड या फिर टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब क्या होता है, वो हम लोग को हेल्प करता है किसी का लोकेशन जानने के लिए। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन का लोकेशन या फिर वो किस ऑर्बिटल में है, उसका एनर्जी कैसा है और उस ऑर्बिटल का जहाँ पे वो लोकेटेड है उसका शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, वो सब जानने के लिए हेल्प करता है हम लोग को क्वांटम नंबर्स। सो फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। वो हम लोग को एक आइडिया देता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में रिसाइड कर रहा है या फिर कौन से शेल में है। तो वहाँ से हम लोग को पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितना दूर या फिर कितना पास है। n से हम लोग को पता चल जाता है कि जिन ऑर्बिट में ये सब इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है या फिर इसका साइज़ कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। और इस n के ऊपर डिपेंड करता है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। We have already discussed the expression of energy of an electron in hydrogen atom or hydrogen-like species. Hydrogen-like species means जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, one electron system, जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, ये सब। और हम लोग को पता है जो एनर्जी एक्सप्रेशन है that is inversely proportional to -1/n²। इसका मतलब ये है कि अगर n का वैल्यू ऐसे रहे 1, 2, 3, 4, 5, तो एनर्जी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा? जब n का वैल्यू 1 रहेगा तब ये हो जाएगा 1 -1 एक्चुअली। जब n का वैल्यू 2 रहेगा तो ये होगा -1/4। जब n का वैल्यू 3 रहेगा तब ये होगा -1/9। जब n का वैल्यू 4 होगा ये होगा -1/16। और जब n का वैल्यू 5 रहेगा तब ये होगा -1/25। सो सबसे बड़ा नंबर जो है इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, इसका मतलब 1/25 सबसे छोटा होगा, लेकिन सामने एक माइनस है, सो इसलिए ये होल जो नंबर है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। इसलिए एनर्जी जो होगा वो इस वाले का सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज़ n = 5 का सबसे ज़्यादा होगा, देन n = 4, देन n = 3, देन n = 2, देन n = 1। 1/25 होता है 0.04, आगे एक माइनस है। 1/16 होता है -0.062, -1/9 होता है 0.111, -1/4 होता है -0.25 और ये है -1।
तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि -0.04 जो है वो सबसे बड़ा है, देन ये और सबसे छोटा है -1। सो इसलिए जो फर्स्ट शेल होगा उसका एनर्जी सबसे कम रहेगा और फिफ्थ शेल जो है उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा। इसका रीज़न क्या है? जो फर्स्ट शेल है वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा पास है और न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होने से उसके ऊपर जो इंटरेक्शन फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन या फिर पेनिट्रेशन जो होगा शेल का, वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा होगा और उसका पेनिट्रेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए इसका जो एनर्जी है वो सबसे लो रहेगा क्योंकि वो स्टेबल रहेगा। और जितना दूर जाएगा उतना ही इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कम होता जाएगा और पेनिट्रेशन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस भी कम होता जाएगा, इसलिए इसका एनर्जी जो है वो बढ़ता जाएगा। सो जितना दूर हम लोग जाएंगे न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता जाएगा। सो n इक्वल्स टू 1 जो है इसको हम लोग k शेल भी बोलते हैं। n इक्वल्स टू 2 मीन्स l शेल, n इक्वल्स टू 3 मीन्स m शेल, n इक्वल्स टू 4 मीन्स n शेल एंड सो ऑन। और एक शेल में मतलब फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n मतलब अगर n का वैल्यू 1 रहे, इसका मतलब फर्स्ट शेल में, या फिर n का वैल्यू अगर 3 रहे तो थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट जो रहेगा वो होगा 2n²। सो मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, उससे कम भी रह सकता है अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन जंप करे फ्रॉम वन शेल टू अनदर। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be present is 2n²। इसका मतलब है अगर n का वैल्यू 3 रहे तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट हो सकता है? 2 × 3² मीन्स 2 × 9 मीन्स 18। सो दिस वॉज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में रिसाइड करता है, वो सब इलेक्ट्रॉन्स का जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा वो डिफरेंट रहेगा फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए ये एजीमुथल या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एराइज करता है, क्योंकि हम लोग को जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रहेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम वैल्यू डिफरेंट है, उन लोग को अलग अलग स्पेसिफाई करना है। इसलिए हम लोग एजीमुथल या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से इनको डिफरेंशिएट करते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कितना सबशेल्स है या फिर एक मेन शेल के अंदर कितना सबशेल्स है। और ये हम लोग को ये भी बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वैल्यू क्या है प्रेजेंट इन एनी सबशेल। और ये क्वांटम नंबर हम लोग को वेरियस सबशेल्स का जो रिलेटिव एनर्जीज है और उनका शेप है, इसके बारे में भी आइडिया देता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर है वो स्मॉल l से डिनोट किया जाता है और इसका वैल्यू जो है फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, फॉर ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये l का वैल्यू वेरी करता है फ्रॉम 0 to n-1। इसका मतलब है फॉर फर्स्ट शेल n का वैल्यू 1 होगा, सो l का वैल्यू होगा 0 to 1-1 मीन्स 0, सो l विल बी इक्वल टू 0। फॉर सेकेंड शेल n का वैल्यू 2 होगा, तो तब l का वैल्यू हो जाएगा 0 और 2-1 मीन्स 1। फॉर थर्ड शेल n का वैल्यू होगा 3, तब l का वैल्यू होगा 0, 1, 3-1, 2। फॉर फोर्थ शेल n का वैल्यू होगा 4, सो l का वैल्यू होगा 0, 1,
2 3। सो ये सब पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ L है फॉर डिफरेंट शेल्स। अभी अगर L का वैल्यू 0 हो तो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज S सबशेल। अगर L का वैल्यू 1 रहे देन दैट इज कॉल्ड P सबशेल। अगर L का वैल्यू 2 रहे देन दैट इज कॉल्ड D सबशेल। अगर L का वैल्यू 3 रहे देन दैट इज कॉल्ड F सबशेल। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाए, वैल्यू ऑफ L 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और जो सबशेल का नेम रहेगा यहाँ पे, तो 0 के लिए ये सबशेल का नाम होता है S, फॉर 1 इट इज़ P, फॉर 2 इट इज़ D, फॉर 3 इट इज़ F, फॉर 4 इट इज़ G एंड सो ऑन। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब फर्स्ट शेल था n = 1 था तब L का वैल्यू हम लोग को सिर्फ एक ही मिला था, दैट इज़ 0। जब n = 2 था तब हम लोग को 2 वैल्यू मिला था L का। जब n = 3 था तब हम लोग को 3 वैल्यू मिला था L का, और जब n = 4 था तब हम लोग को 4 वैल्यू मिला था L का। सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इन जनरल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन शेल n, the total number of possible subshells, that is L, is equal to n। अगर n का वैल्यू 3 रहे तो हम लोग को 3 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ L मिलेगा। अगर n का वैल्यू 2 रहे तो हम लोग को 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ L मिलेगा। और जो एनर्जी वैल्यूज़ है, energies of these different subshells, this is S less than P less than D less than F। इसका मतलब ये है कि S सबशेल जो है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है। D या फिर F सबशेल्स जो है वो सबसे डिफ्यूज्ड रहता है या फिर सबसे दूर रहता है न्यूक्लियस का। सो इसलिए एनर्जी जो होता है वो S का सबसे कम होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस का वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसका एनर्जी सबसे लेस रहता है। और D और F सबशेल्स का एनर्जी हाई रहता है। और फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन हैविंग ए वैल्यू ऑफ L, अगर L का वैल्यू हम लोग को पता है तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम of the electron will be equal to root over L into L plus 1 into h by 2 pi। इसका मतलब ये है, अगर फॉर L = 3, अगर L का वैल्यू 3 रहे तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम will be equal to root over 3 into 3 plus 1 into h by 2 pi। इसका मतलब ये है 3 into 4 that is root over 12 into h by 2 pi। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into root 3 into h by 2 pi, 2 कैंसिल, इसका मतलब ये है root 3h by pi। So this was all about the angular momentum quantum number। So जो थर्ड क्वांटम नंबर है that is the magnetic quantum number, जो कि स्मॉल m या फिर स्मॉल m सफिक्स स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। So ये क्वांटम नंबर जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो सब न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे जब घूमता है तब उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अभी इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक पर्टिकुलर सबशेल में रिसाइड करता है, वो सब इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ओरिएंटेशन में ओरिएंट कर सकता है। तो वही जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस है जो एक इलेक्ट्रॉन ओरिएंट कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो हम लोग को बताता है कि वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो वही लिखा गया है कि द magnetic quantum number determines the number of preferred orientations of the electron present in a subshell, or each orientations corresponds to an orbital, therefore the magnetic quantum number determines the number of orbitals present in any subshell. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट ओरिएंटेशन वो ले सकता है इन ए पर्टिकुलर सबशेल, और वो जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सबशेल that signifies the different orbitals in which the electrons are present. तो वो सब orbitals जो है उसका आइडिया हम लोग को मिलता है from the magnetic quantum number values. और क्योंकि हर एक ओरिएंटेशन एक डिफरेंट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो डिटरमिन करता है कि कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है एक सबशेल में। और इसका वैल्यू जो है वो रेंज करता है फ्रॉम -L to +L थ्रू 0, एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ L देयर आर 2L + 1 वैल्यूज ऑफ M. सो अगर L = 3 रहे तो M का वैल्यू क्या होगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। यहाँ पे हम लोग को कितना वैल्यूज़ मिला है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाए 2L + 1, क्योंकि L वैल्यू के लिए हम लोग को 2L + 1 वैल्यूज़ ऑफ M मिलेगा। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 + 1 = 6 + 1 दैट इज़ 7। सो यहाँ से भी हम लोग को 7 वैल्यूज़ ऑफ M मिल रहा है। और ये जो 7 वैल्यूज़ ऑफ M है वो हर एक वैल्यू जो है एक डिफरेंट ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक वैल्यू ऑफ M जो है एक डिफरेंट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा इन ए पर्टिकुलर सबशेल। सो यहाँ पे अगर L = 3 रहे तो दैट वी नो इज F ऑर्बिटल। सो यहाँ पे सबशेल जो है वो F ऑर्बिटल है, और F ऑर्बिटल के अंदर हम लोग को 7 ऑर्बिटल्स मिल रहा है जिनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। सो फॉर L = 0 S सबशेल M का वैल्यू होगा 0। इसका मतलब ये है S सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकता है। फॉर L = 1 दैट इज P सबशेल, वहाँ पे M का 3 वैल्यू मिलेगा -1, 0, +1। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि P सबशेल का 3 ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकता है, और ये 3 ऑर्बिटल का नाम होता है Px, Py एंड Pz। सो जो M 0 होता है दैट इज जनरली टेकन एज Pz, और -1 और +1 यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बोल नहीं सकते कि M-1 होने से Px होगा या फिर M+1 होने से Px होगा, ये हम लोग स्पेसिफिकली बोल नहीं सकते। बट 0 M = 0 इज़ फॉर श्योर Pz। और ये 3 ऑर्बिटल जो है वो 3 डायरेक्शन में ओरिएंट करता है। Px x डायरेक्शन में ओरिएंट करता है, Py y डायरेक्शन में ओरिएंट करता है, और Pz z डायरेक्शन में ओरिएंट करता है। और P ऑर्बिटल का जो शेप होता है दैट इज़ लाइक डम्बल शेप। तो Px जो होगा उसका एक्सिस जो होगा थ्रू द ऑर्बिटल दैट विल बी x एक्सिस। सिमिलरली Py के लिए ये y एक्सिस होगा, और Pz के लिए ये z एक्सिस होगा। अगेन फॉर L = 2 दैट इज D सबशेल
m का वैल्यूज़ होगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। सो यहाँ से हम लोग को 5 ऑर्बिटल मिलेगा फॉर दिस ऑप्शन। और इन 5 ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। सो इनका शेप कैसा होता है? dxy जो है वो अगर ये x और y एक्सिस है, सो dxy जो है वो दोनों एक्सिस के बीच में इसका लोब्स ओरिएंट करेगा। x और y एक्सिस के बीच में इसका लोब्स प्रेजेंट रहेगा एंड दिस इज फॉर dxy ऑर्बिटल। dyz के लिए y और z एक्सिस के बीच में इसका लोब रहेगा dyz एंड फॉर dzx ये z और x एक्सिस के बीच में इसका लोब प्रेजेंट रहेगा। एंड फॉर dx² - y² इसका लोब प्रेजेंट रहता है along the axis of x and y. So this is dx² - y². And for dz², this is the z axis और यहाँ पे जो है इसका शेप ऐसा होता है, एक लोब रहता है ओरिएंटेड अलोंग द z एक्सिस एंड नियर इट another cloud of electron is present like this. So this is the dz² orbital. और ये जो पांचों ऑर्बिटल हैं इनका एनर्जी इक्वल रहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर degenerate orbitals. Degenerate means having equal energies. So एक सब शेल में जो सब डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m होगा या फिर ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा सब डीजेनरेट होगा, उनका एनर्जी सेम रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l। सिमिलरली यहाँ पे px, py एंड pz जो है ये तीनों भी डीजेनरेट रहेंगे। सो लास्ट जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि स्मॉल s या फिर स्मॉल m सफिक्स s से डिनोट किया जाता है और ये हम लोग को आइडिया देता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको दो वैल्यू दे सकते हैं, +½ या फिर -½ अभी हम लोग ये नहीं बता सकते कि क्लॉकवाइज होने से +½ होगा और एंटी क्लॉकवाइज होने से -½ होगा, ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने क्लॉकवाइज को +½ डिनोट किया तो एंटी क्लॉकवाइज -½ होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। और ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हम लोग को आइडिया देता है अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और एक का स्पिन +½ है और दूसरे का स्पिन अगर -½ हुआ तो ओवरऑल स्पिन हो जाएगा +½ + -½ दैट विल बी इक्वल टू 0। सो ये जो पार्टिकल होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, मीन्स उसका कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा तो हम लोग को एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ½ मिलेगा हम लोग को फॉर द ओवरऑल स्पिन। तो तब हम लोग बोल पाएंगे कि वो पार्टिकल पैरामैग्नेटिक है और उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नॉर्मलाइजेशन and then we will discuss about orthogonalization. So what is normalization? हम लोग जब एक सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग ए वेव फंक्शन, तब उस सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग को उस वेव फंक्शन से तभी मिलेगा जब वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड रहेगा। नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मीन्स अगर एक वेव फंक्शन साई
नॉर्मलाइज्ड हो तो ये जो क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जो ऑल स्पेस है दैट इज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, वो डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट हो सकता है। सो इंटीग्रेशन ओवर द होल स्पेस, complex conjugate of the wave function multiplied with the wave function into the volume element should be equals to 1। अगर psi नॉर्मलाइज्ड हुआ तो उसको ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। अगर ये अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन रहे तो इसका जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू 1 है कि नहीं। दिस इंटीग्रेशन इट शुड बी इक्वल टू 1। अगर 1 नहीं हो इसका मतलब ये वेव फंक्शन अननॉर्मलाइज्ड है, तब हम लोग को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा इस वेव फंक्शन को टू गेट ऑल द रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेव फंक्शन। सो व्हाट इज दिस नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट? जब हम लोग एक कांस्टेंट मान लीजिए दिस n इज ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे इस वेव फंक्शन को और तब जाके अगर ये कंडीशन फुलफिल करे तब हम लोग बोलेंगे कि ये वेव फंक्शन जो है दैट इज नॉर्मलाइज्ड। तो अगर psi नॉर्मलाइज नहीं रहे तो हम लोग मान लेंगे एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग मान लेंगे कि ये नॉर्मलाइज हो गया है। तो हम लोग इस n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तब हम लोग ऐसे लिखेंगे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी n psi स्टार इंटू n psi d tau इक्वल्स टू 1। हम लोग ने यहाँ पे इक्वल टू 1 क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है कि दिस इज ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, n इज ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट और n के साथ psi को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मिल रहा है। सो इसलिए ये कंडीशन जो है वो फुलफिल करेगा ये वेव फंक्शन और फुलफिल करने के बाद ये इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? सो विल राइट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी n psi स्टार n psi d tau equals to 1 where n is normalization constant। अभी अगर n का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले तो n इज ए कांस्टेंट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट n ही रहेगा और अंदर भी और एक n है तो n इंटू n हो जाएगा n²। इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। सो वी कैन राइट n² -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी psi स्टार इंटू psi d tau इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n² इक्वल्स टू 1 बाई -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ psi स्टार psi d tau और यहाँ से हम लोग n का वैल्यू ऐसे निकालेंगे 1 बाई रूट ओवर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी psi स्टार psi d tau। सो फॉर डिफरेंट सिस्टम्स ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब वो बाउंड्री कंडीशन रहना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम पार्टिकल इन ए बॉक्स रहा और उस बॉक्स का लेंथ रहा फ्रॉम 0 टू L, तब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोग -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक पूरा स्पेस कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो ऐसे करके हम लोग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं और जब एक वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा तब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सो व्हाट इज ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन? ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन मीन्स अगर दो वेव फंक्शन रहे psi1 एंड psi2 और अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें ओवर द होल स्पेस, मान लीजिए फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एंड देन psi1 इंटू psi2 वॉल्यूम एलिमेंट, that should be equal to 0 if
psi1 and psi2 are ऑर्थोगोनल। इसका मतलब है अगर psi1 और psi2 दो वेव फंक्शन रहे और दोनों अगर ऑर्थोगोनल रहे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद ओवर द होल स्पेस हम लोग को मिलेगा इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। सो इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया है अबाउट द क्वांटम नंबर्स, देयर सिग्निफिकेंस एंड नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कॉन्सिक्वेंट जो सब टॉपिक्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। आप लोग को इस वीडियो का लेक्चर मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फॉर रेगुलर अपडेट्स आप लोग सोशल मीडिया में ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।